नमस्कार दोस्तों, ये है कक्षा 12 की ठीक है ना। RBSC की साइकोलॉजी की पाठ्य पुस्तक है, शानदार पाठ्य पुस्तक है। और यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें साइकोलॉजी आती है, ठीक। और RBSC की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, ऑथेंटिक बुक है, शानदार बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज कक्षा 12 मनोविज्ञान, ठीक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। दो शब्द। विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक क्रमबद्ध अध्ययन व पुष्टिकरण, समीक्षा और आगामी अध्ययन का आधार होती है। विषय वस्तु और शिक्षण विधि की दृष्टि से विद्यालय पाठ्य पुस्तक का स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों को कभी जड़ या महिमा मंडित करने वाली नहीं बनने दी जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तक आज भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम में राजस्थान की भाषागत व सांस्कृतिक स्थितियों के प्रतिनिधित्व का अभाव महसूस किया जा रहा था। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 9 से 12 विद्यार्थी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अपना पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया। इसी के अनुरूप बोर्ड के द्वारा शिक्षण सत्र 2016-17 से 9-11 तथा 17-18 से 10-12 की पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार कराई गई है। आशा है कि पुस्तकें विद्यार्थियों में मौलिक सोच, चिंतन, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेगी। प्रोफेसर VL चौधरी, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। प्रस्तावना। प्रस्तुत पुस्तक का पठन करने के पश्चात 12वीं कक्षा के विद्यार्थी मनोविज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को समझने में समर्थ होंगे। 11वीं कक्षा तक का ज्ञान सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने का सामर्थ्य प्रदान करता है। वस्तुतः बुद्धि और अभिक्षमता मानव व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्षों, जो उनकी क्षमता एवं अनुकूलता को प्रदर्शित करने का प्रयास है। जब तक विद्यार्थी स्वयं व्यक्तित्व को आत्मसात नहीं करते, तब तक वे अपने ऊर्जावान व्यवहार को ज्ञापित करने में असमर्थ होंगे। अतः व्यक्तित्व का सार गर्भित अध्ययन प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में तनाव, मानवीय क्षमताएं, खुशहाली एक दूसरे के विरोधाभासी प्रत्यय है, लेकिन पुस्तकों में इन्हें व्यंग्यात्मक रूप से समझाने का सारगर्भित प्रयास किया गया है। आज की आवश्यकता विद्यार्थियों में अपनी क्षमताओं के अनुसार तनाव कम करते हुए खुशहाली की ओर अग्रसर होने का सांगोपांग प्रयास है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में चाहे वातावरण अथवा वंशानुक्रम, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार मानव व्यवहार में प्रचलित है, जिनकी विस्तृत रूप से व्याख्या करने का प्रयास किया गया। जब व्यक्ति विकारों से ग्रसित होता है तो आवश्यकता उसके चिकित्सात्मक उपागमों एवं परामर्शात्मक कौशल को प्रशासनिक करने का प्रावधान होता है। इस हेतु लेखकों ने इसकी विस्तार से व्याख्या की है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इस हेतु सामाजिक संज्ञान एवं अभिवृद्धि, निर्माण एवं परिवर्तन सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अति आवश्यक है। समूह प्रक्रियाएं एवं सामाजिक प्रभाव अंतर्व्यक्तिक सामाजिक संबंधों एवं समूह की मानसिकता एवं द्वंद्वों के समाधान की युक्ति के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को समझने में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इसे तो मानव पर्यावरण संबंध, प्रदूषण, भीड़ आदि का प्रभाव तथा अन्य सामाजिक मुद्दों को पुस्तक में संग्रहित मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को समझने में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इस हेतु मानव पर्यावरण संबंध, प्रदूषण, भीड़ आदि का प्रभाव तथा अन्य सामाजिक मुद्दों को पुस्तक में संग्रहित किया गया है। जब तक मनोविज्ञान में सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से अनुपालन नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति उसके मनोवैज्ञानिक कौशल को समझने में समर्थ होता है। अतः विभिन्न इकाइयों के माध्यम से मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपादेयता को विशेषता के साथ समझाया गया है। इस पुस्तक के अध्ययन से विद्यार्थी अपने आप में स्वयं बोध के माध्यम से मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक जीवन में अपनाएगा।
मैं अपने समस्त साथी लेखकों के प्रति अपना साधुवाद अर्पित करती हूँ कि वे अपने सृजन को सदैव पेनीधार के रूप में ग्रसित करते रहें और मनोविज्ञान विषय को स्पष्ट एवं रुचिपूर्ण बनाकर अपनी महत्व उपयोगिता सिद्ध करें। मैं उन समस्त पुस्तक लेखकों जिनकी विषय वस्तु को यथास्थान पर उपयोग में लिया गया है उनके प्रति भी अपना आभार ज्ञापित करती हूँ। अंत में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रति विशेष आग्रह प्रदर्शित करती हूँ जिन्होंने पुस्तक सृजन, संपादन, वित्तीय प्रबंधन कर हम सबको अपने विषय मनोविज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों तक पहुँचाने का अवसर प्रदान किया। प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान। 12 मनोविज्ञान। पहला पार्ट है बुद्धि और अभिक्षमता, स्वयं और व्यक्तित्व, तनावान्वित क्षमताएं और खुशहाली, मनोवैज्ञानिक विकार, चिकित्सोपागम एवं परामर्श, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, समूह प्रक्रियाएं एवं सामाजिक विकार, मनोविज्ञान तथा जीवन, व्यवहारिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक कौशल विकास। ठीक, शुरू के 6 नंबर के यहाँ तक, फिर 5 नंबर के। मनोविज्ञान सैद्धांतिक। पहला पार्ट है बुद्धि और अभिक्षमता। इस इकाई का उद्देश्य यह समझाना है कि व्यक्ति बुद्धि व अभिक्षमता में भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि, परिभाषा और प्रकृति, बुद्धि के सिद्धांत, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, केटल व गार्डनर, बुद्धि का आकलन, संवेगात्मक बुद्धि, अर्थ, अभिक्षमता, प्रकृति एवं आकलन। ठीक, और दूसरी इकाई दूसरा पार्ट है स्वयं एवं व्यक्तित्व। ये इकाई स्वयं और व्यक्तित्व के अर्थ और उनके आकलन के अध्ययन पर केंद्रित है। स्वयं अर्थ तथा स्वयं के पक्ष, आत्मसम्मान, आत्मनियमन। ठीक है, व्यक्तित्व अर्थ, प्रकार व निर्धारक, व्यक्तित्व का आकलन, आत्म प्रतिवेदनात्मक, मापक, व्यवहार विश्लेषण, प्रक्षेपी और माप, प्रक्षेपी माप। इकाई 3 तनाव, मानवीय क्षमताएं और खुशहाली। ये इकाई तनाव की प्रकृति, प्रकारों और मानवीय क्षमताओं और खुशहाली के अध्ययन से संबंधित है। तनाव, अर्थ एवं प्रकार, तनाव का मनोवैज्ञानिक प्रकारों तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव, तनाव का सामना करना। मानवीय क्षमता, अर्थ एवं प्रकार, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, स्वास्थ्य तथा खुशहाली, प्रस्तावना। इकाई 4 मनोवैज्ञानिक विकार। यह इकाई सामान्यता और असामान्यता के लक्षणों तथा मुख्य वैज्ञानिक विकारों को स्पष्ट करती है। मनोवैज्ञानिक विकार, असामान्यता तथा मनोवैज्ञानिक विकारों का संप्रदाय और अर्थ असामान्य व्यवहार के कारक हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार, दुश्चिंता, शरीर प्रारूपी, वियोजनात्मक, मनोदशात्मक, मूड। दुश्चिंता, शरीर प्रारूपी, वियोजनात्मक, मनोदशात्मक यानी मूड, मनोविदलता, व्यवहारात्मक, विकासात्मक तथा मादक द्रव्य दुरुपयोग विकार। इकाई 5 है चिकित्सोपागम एवं परामर्श। इस अध्याय का उद्देश्य मनोचिकित्सा के संप्रदाय तथा प्रमुख मनोचिकित्सा के प्रकारों की जानकारी देना है। मनोचिकित्सा प्रकृति एवं प्रक्रिया, चिकित्सा संबंध की प्रकृति। मनोचिकित्सा के प्रकार, मनोगत्यात्मक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, वैकल्पिक चिकित्सा, योग, ध्यान। इकाई 6 अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान। यह इकाई अभिवृत्ति के निर्माण तथा परिवर्तन को स्पष्ट करती है, साथ ही सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझाती है। अभिवृत्ति की प्रकृति तथा घटक, अभिवृत्ति निर्माण तथा परिवर्तन, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता तथा भेदभाव। सामाजिक संज्ञान, अर्थ, छवि निर्माण, प्रसामाजिक व्यवहार। समूह प्रक्रियाएं एवं सामाजिक प्रभाव। यह इकाई समूह के संप्रदाय निर्माण एवं प्रकारों को समझाने पर केंद्रित है। इसमें सामाजिक प्रभाव तथा द्वंद्व का विवेचन भी किया जाएगा। समूह प्रकृति एवं समूह का निर्माण, समूह के प्रकार, सामाजिक प्रभाव, अनुरूपता, अनुपालना तथा आज्ञा पालन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।
समूह। द्वंद्व के समाधान की युक्तियाँ। इकाई 8 मनोविज्ञान तथा जीवन। यह इकाई कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक पर्यावरण मुद्दों की मनोवैज्ञानिक समझ के अनुप्रयोग पर संबंधित है। मानव पर्यावरण संबंध। पर्यावरण का मानव व्यवहार पर प्रभाव। शोर, प्रदूषण, भीड़, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण मैत्री व्यवहार उन्नयन। सामाजिक मुद्दे। गरीबी, विभेदीकरण, आक्रामकता, हिंसा एवं शांति, जनसंचार का व्यवहार पर प्रभाव। व्यवहारिक मनोविज्ञान। यह इकाई मनोविज्ञान कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से परिचय कराती है। मनोविज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्ता। शिक्षा, संप्रेषण, संगठन एवं खेलकूद। मनोविज्ञान कौशल विकास। मनोवैज्ञानिक। यह इकाई जीवन की सहजता से जीने की कला विकसित करती है। यह मनोविज्ञान के रूप में प्रभावात्मक सामान्य कौशल, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व कौशल, विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट कौशल, संप्रेषण कौशल, साक्षात्कार कौशल, परामर्श कौशल। ठीक। मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक। बुद्धि और अभिक्षमता, स्वयं एवं व्यक्तित्व, दबाव, मानसिक क्षमता और खुशहाली। फिर मनोवैज्ञानिक विकार, चिकित्सात्मक उपागम एवं परामर्श। फिर अभिवृद्धि एवं सामाजिक संज्ञान। फिर समूह प्रक्रिया एवं सामाजिक प्रभाव। मनोविज्ञान तथा जीवन। व्यवहारिक मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक कौशल विकास। पाठ आ रहा है पहला। ठीक। इकाई 1 बुद्धि और अभिक्षमता। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप बुद्धि के अर्थ को समझ सकेंगे, बुद्धि का मापन कैसे करते हैं सीख सकेंगे, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को समझ सकेंगे, सामयिक बुद्धि की उपयोगिता को जान सकेंगे, अभिक्षमता क्या होती है समझ सकेंगे। परिचय। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसे हम दिन प्रतिदिन की भाषा में काफ़ी प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग साधारणतः तेजी से सीखने, समझने, अच्छे से स्मरण करने, तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए किया जाता है। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने एक विशेष अर्थ के रूप में बुद्धि शब्द को प्रयोग किया है। व्यक्तियों को पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण संकेतक है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जानने पर यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित कर स्वयं को उस वातावरण में समायोजित कर सकता है। ठीक। परिभाषा एवं प्रकृति। बुद्धि शब्द को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने के प्रयास किए। सर्वप्रथम बोरिंग। बोरिंग 1923 में अपने औपचारिक परिभाषा में यह कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मानता है वही बुद्धि है, परंतु यह परिभाषा बुद्धि के स्वरूप के निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करती। बुद्धि को मापने हेतु कई परीक्षण दिए गए हैं। बोरिंग के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने के प्रयास किए। बोरिंग सभी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक। बुद्धि परीक्षण जो मानता है वही बुद्धि है। बताइए किसका कथन है? बोरिंग का 1923। प्रथम श्रेणी में वह परिभाषाएं होगी जिनमें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन एडजस्टमेंट करने की क्षमता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी वातावरण के साथ समायोजन कर पाता है उसकी बुद्धि को उतना ही तीव्र समझा जाता है। द्वितीय श्रेणी में वह परिभाषाएं रखी जाएगी जिनमें बुद्धि को सीखने की क्षमता माना गया है। यह क्षमता जिस व्यक्ति में अधिक होगी तथापि बुद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। सीखने की क्षमता। तृतीय श्रेणी में वह परिभाषाएं होगी जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की क्षमता माना गया है। यह क्षमता व्यक्ति में जितनी अधिक होगी बुद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। अमूर्त चिंतन। परंतु इसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने इन 3 श्रेणियों को परिभाषाओं में एक सामान्य दोष कॉमन डिफेक्ट
पाया है वह यह था कि इन सभी श्रेणियों में बुद्धि के केवल एक पहलू या पक्ष को महत्व दिया गया है। वास्तव में बुद्धि में सिर्फ एक तरह की क्षमता न होकर अनेक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है जो एक साथ मिलकर बुद्धि को परिभाषित करती है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से बुद्धि को परिभाषित किया। उन सभी परिभाषाओं में से निम्न परिभाषा का चयन किया गया है जो निम्नलिखित है। वेक्सलर 1939 के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। ठीक, वेक्सलर का कथन है। उन्नीस के अनुसार वेक्सलर बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। किसका कथन है ये? वेक्सलर 1939। रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन 1965 के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों कॉग्निटिव व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन 1965 बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों कॉग्निटिव व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति से सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन निशेर तथा उनके सहयोगियों 1996 में बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह व्यक्ति की जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह के तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। निशेर तथा उनके सहयोगियों जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने और अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह के तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। निषेध उपयुक्त परिभाषाओं में सामान्य विशेषता पाई गई है। इन सभी परिभाषाओं में बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं के योग के रूप में परिभाषित किया गया है और इन्हीं कारणों की वजह से ये परिभाषाएं प्रचलित है। इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि की प्रकृति नेचर निम्नलिखित है। बुद्धि कई क्षमताओं का योग यानी कि एग्रीगेट होता है। योग इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती है जिसका पूर्ण योग भी बुद्धि कहलाता है। दोबारा देखते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं में सामान्य विशेषता पाई गई है। इन सभी परिभाषाओं में बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं के योग के रूप में परिभाषित किया गया है और इन्हीं कारणों की वजह से ये परिभाषाएं प्रचलित है। इन परिभाषाओं के अंदर बुद्धि की प्रकृति यानी नेचर निम्नलिखित है। बुद्धि कई क्षमताओं का योग एग्रीगेट होता है। इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं जिसका पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाता है। समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है एवं इसी के साथ वह बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ ले पाता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। अधिक उद्देश्यपूर्ण होने पर ही उसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अतः बुद्धि के फलस्वरूप भी व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है।
बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण में अच्छे ढंग से समायोजन और अनुकूलन करना सीखता है। वे व्यक्ति जिनमें अधिक बुद्धि होती है किसी भी वातावरण में अच्छी तरह समायोजन कर लेते हैं और यही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का कारण बनती है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील चिंतन, रैशनल थिंकिंग और अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसका चिंतन अधिक विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण और युक्तिसंगत होता है। उसी प्रकार कम बुद्धिमान व्यक्ति का चिंतन अविवेकपूर्ण तथा तर्कहीन होता है। अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति मुश्किल और जटिल कार्यों को समझकर एवं पूरी सूझबूझ के साथ पूर्ण करते हैं। उपयुक्त सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि बुद्धि के स्वरूप को समझने हेतु एक से अधिक कारकों एवं क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इन संदर्भ में थर्स्टन 1938 ने बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं बताई है। थर्स्टन ने 1938, ठीक है, 7 क्षमताएं बताई है। बताइए बुद्धि की 7 क्षमताएं किसने बताई है? थर्स्टन ने 1938। गिलफोर्ड ने बुद्धि की कुल 150 क्षमताएं बताई है 1967। थर्स्टन ने इन क्षमताओं को प्रधान मानसिक क्षमता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा है। भारतीय परंपरा में बुद्धि को समकालिक बुद्धि भी कहा जा सकता है, जिसमें समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने के संप्रदाय को रेखांकित किया है। बुद्धि की संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के समाकलन पर अधिक बल दिया गया है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। संज्ञानात्मक क्षमता, सोच समझ, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण आदि। सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, परामर्श चिंतन आदि। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, फिर सांवेगिक क्षमता, इमोशनल कॉम्पिटेंस, संवेग परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्ममूल्यांकन, श्रेष्ठता, अच्छा आचरण आदि। उद्यमी क्षमता, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार आदि। बुद्धि के प्रकार। इयन थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार है: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। इयन थॉर्नडाइक ने बताइए बुद्धि के 3 प्रकार किसने बताए? थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि ये वह सामान्य मानसिक क्षमता है जिससे एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को समझता है और उनके साथ कुशलता से व्यवहार करता है। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं जिनसे उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मूर्त बुद्धि ये वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है एवं उसका परिचालन उपयुक्त ढंग से अलग अलग परिस्थितियों में करना सीखता है। इस तरह की बुद्धि का प्रयोग व्यवहार एवं व्यवसाय में किया जा सकता है। अमूर्त बुद्धि यह वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति गणितीय एवं शाब्दिक संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को समझ पाता है, उसकी उचित व्याख्या कर पाता है। गणितीय एवं शाब्दिक संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को समझ पाता है, उचित व्याख्या कर पाता है। अधिक अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति सफल कलाकार, चित्रकार और गणितज्ञ आदि होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। ठीक, बुद्धि के सिद्धांत। इस श्रेणी में वे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने कारकों के रूप में बुद्धि के संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या करते हैं। इन कारकों को ज्ञात करने के लिए विशेष सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक समूह हैं: फिंडक, लैम्पर्स, जिनके अनुसार बुद्धि के एक सामान्य एवं संगठित क्षमता, जनरल एंड यूनाइटेड कैपेसिटी से समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरा समूह विभाजक, स्प्लिटर, जिनके अनुसार बुद्धि वह योग है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाले बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती है।
कारक वेक्टर, सांख्यिक विधि, पिंडक। है ना, पिंडक और विभाजक। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित दोनों समूह के सिद्धांत निम्नलिखित है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड मल्टीफैक्टर थ्योरी। केटल का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जेंडर ऑफ थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, स्पीयरमैन दो नाम है ना। गिलफोर्ड बहुकारक, यानी कि मछली के गल पड़े तो वह बहुत सारी वायु को ले लेती है। गिलफोर्ड बहुकारक। केटल का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर, जिस पे काफ़ी ऊंचा मकान को बनाया जा सकता है, उस पर कुछ भी रख सकते हैं गार्डनर पे ऊपर, तो वह बहुबुद्धि सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने 1904 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें उन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययनों को कारक विश्लेषण प्रविधि से प्राप्त कर उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया और फलस्वरूप बुद्धि की संरचना के दो कारक ज्ञात किए, सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक। स्पीयरमैन ने 1904 में सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन का यह मानना था कि हर व्यक्ति मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न मात्रा में पाई जाती है। स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने सिद्धांत का प्रतिपादित किया 1904 में। दो कारक, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक किसने दिए? स्पीयरमैन ने। जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जिन्हें कारक कहते हैं, भिन्न मात्रा में पाई जाती है, जिन्हें कारक कहते हैं। इसी कारण जी कारक को मानसिक को जब मेंटल एनर्जी की संज्ञा दी है। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति मानसिक कार्यों करने में जितना सफल होता है, उसका जी कारक उतना ही अधिक माना जाएगा, उसे एक जन्मजात कारक माना गया है। दूसरी तरफ स्पीयरमैन का यह भी मानना था कि कुछ मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें करने के लिए व्यक्ति में विशिष्टता होनी जरूरी है, जिसे एस कारक कहा गया है। एस कारक की मात्रा भिन्न कार्यों में भिन्न होती है और इस कारक का प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूतियों को प्रभाव पड़ता है। किसी खास मानसिक कार्य हेतु एस कारक को प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। स्पीयरमैन के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी बौद्धिक कार्य में जी जनरल, एस स्पेसिफिक कारक दोनों ही शामिल होते हैं, जिसमें जी कारक का महत्व अधिक है। जनरल, सामान्य, विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है। सक्रिय, ऑपरेशन, विषय वस्तु, कंटेंट, उत्पादन, प्रोडक्ट। सक्रिय, ये सक्रिय बोलते हैं ऑपरेशन को, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितनी बीमाओं को बताया है? 3। सक्रिय, विषय वस्तु, उत्पाद। सक्रिय मतलब है ऑपरेशन, विषय वस्तु यानी कंटेंट, उत्पादन यानी प्रोडक्ट। बताइए किसने बुद्धि का विषय वस्तु सिद्धांत दिया था? गिलफोर्ड। सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पादन। सक्रिय, पहला आ रहा है सक्रिय। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को सक्रिय कहते हैं। सक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमताओं के 6 भाग हैं: मूल्यांकन, इवैल्यूएशन,
इवोल्यूशन, अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्सेशन थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डिवराइगेशन थिंकिंग, स्मृति धारणा, मेमोरी रिटेंशन, स्मृति अभिलेख, मेमोरी रिकॉर्डिंग को बोलते हैं अभिलेख, तथा संज्ञान, कॉग्निटेंस। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख तथा संज्ञान, ये किसके भाग हैं? संक्रिया के। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं के 6 भाग हैं। ठीक। मूल्यांकन, बताइए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन किसने दिया है? गिलफोर्ड। संक्रिया का भाग है मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख तथा संज्ञान। अब है विषय वस्तु। वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। सूचनाओं या एकांशों के 5 भाग हैं: दृष्टि विजुअल, श्रवण ऑडियोटरी, सांकेतिक सिंबॉलिक, शाब्दिक सेमेंटिक तथा व्यवहारपरक व्यवहारियल। विषय वस्तु, वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। सूचनाओं या एकांशों में 5 भाग हैं: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारिक। ये क्या है? विषय वस्तु है, विषय वस्तु के भाग है। सूचनाओं, ठीक है ना, सूचनाओं के 5 भाग है: दृष्टि, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, शाब्दिक, व्यवहारिक, सांकेतिक। संक्रिया हो गया ना। विषय वस्तु, फिर है संक्रिया में ये आएगा, विषय वस्तु में ये आएगा। अब है उत्पादन। विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया के परिणाम को उत्पादन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम के 6 भाग इस प्रकार हैं: इकाई, वर्ग, यूनिट, वर्ग, क्लासेज, संबंध, रिलेशन, पद्धतियाँ, सिस्टम, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन तथा आशय, इम्प्लिकेशन। विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया के परिणाम को उत्पादन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम के 6 भाग इस प्रकार है: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण तथा आशय। बताइए रूपांतरण, ये पद्धतियाँ किसके भाग हैं उत्पादन के? इकाई, वर्ग, संबंध, यूनिट, क्लासेज, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन तथा आशय। गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की व्याख्या 3 बीमाओं के आधार पर की गई है तथा हर बीमा के कई कारक है। संक्रिय बीमा के 6 कारक, विषय वस्तु बीमा के 5 कारक तथा उत्पादन बीमा के 6 कारक दिए गए हैं। संक्रिय बीमा के 6 कारक, विषय वस्तु बीमा के 5 कारक तथा उत्पादन बीमा के 6 कारक दिए गए हैं। इसी तरह कुल 6, 5, 6, 180 कारक होते हैं। इसी तरह कुल 6, 5, 6, 180 कारक होते हैं। संक्रिया के 6 है ना, और विषय वस्तु के 5 और उत्पादन के 6।
अब आ रहा है भाई साहब 180 कारक होते हैं ना। अब आ रहा है कैटल का सिद्धांत। ठीक, कैटल का सिद्धांत। बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने 1987 में किया, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण तत्व बताए। बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने 1963 और 1987 में किया, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण तत्व बताए। तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कैटल का सिद्धांत। बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने 1963-1987 में किया, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण तत्व बताए। तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस और ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कैटल ने तरल बुद्धि को स्पीरमैन के जी कारक के समान माना एवं यह भी स्पष्ट किया कि तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों जेनेटिक फैक्टर से निर्धारित होती है। साथ ही साथ इसका संबंध तर्कना क्षमता से भी होता है। दूसरी ओर कैटल ने बताया कि ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित एक्वायर्ड तथ्यात्मक ज्ञान फंक्शन नॉलेज पर निर्धारित होती है। इसमें वे क्षमताएं आती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। कैटल का यह मानना था कि ठोस बुद्धि के विकास में तरल बुद्धि एक सीमा निर्धारित करती है, जो कि इस बात से स्पष्ट किया जा सकता है कि अपनी अनुभूतियों से सीखने की क्षमता के विकास सीमा का निर्धारण आनुवंशिक कारकों से। दोबारा पढ़ते हैं कैटल का सिद्धांत। बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने 1963 और 1987 में किया, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण तत्व बताए। तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस और ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कैटल ने तरल बुद्धि को स्पीरमैन के जी कारक के समान माना एवं यह भी स्पष्ट किया कि तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों जेनेटिक फैक्टर से निर्धारित होती है। साथ ही साथ इसका संबंध तर्कना क्षमता से भी होता है। दूसरी ओर कैटल ने बताया कि ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित एक्वायर्ड तथ्यात्मक ज्ञान फैक्टर नॉलेज पर निर्धारित होती है। इसमें वे क्षमताएं आती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। कैटल का यह मानना था कि ठोस बुद्धि के विकास में तरल बुद्धि एक सीमा निर्धारित करती है, जो कि इस बात से स्पष्ट किया जा सकता है कि अपनी अनुभूतियों से सीखने की क्षमता के विकास सीमा का निर्धारण आनुवंशिक कारकों हेरिडायरेक्ट फैक्टर से किया जाता है। कैटल ने यह भी बताया कि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है, पर ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था एडोलसेंस में भी होता रहता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो कैटल ने कहीं बताया, कैटल ने यह बताई कि भाई कैटल ने यह भी बताया कि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है, पर ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था एडोलसेंस में भी होता रहता है। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर 1989। गार्डनर 1989 ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारक स्वरूप की होती है, तथा यह भी बताया कि सामान्य बुद्धि में 7 क्षमताएं होती है, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है। मस्तिष्क में हर क्षमता के संचालन का नियम भी अलग होता है। बुद्धि की क्षमता के 7 प्रकार वर्णित है। 7 प्रकार की क्षमताएं किसने बताई? गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। कब दिया? 1989। भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वाक्यों या शब्दों की बोध क्षमता कंप्रहेंसिव एबिलिटी। शब्दावली वोकैबुलरी। शब्दों के क्रमों के बीच शब्दों को पहचानने की क्षमता। वाक्यों और शब्दों की बोध क्षमता। शब्दावली शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता। तार्किक गणितीय बुद्धि
लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, तर्क करने, गणितीय समस्याओं का समाधान करने, अंकों के क्रमों के संबंधों को पहचानने एवं सादृश्यता की क्षमता। स्थानिक बुद्धि, स्पेटल इंटेलिजेंस, स्थानीय क्षेत्र, स्पेटल फिगर्स को मानसिक रूप से परिवर्तन करने और स्थानीय कल्पना शक्ति, स्पेटल विजुअलाइजेशन करने की क्षमता। शारीरिक गति बुद्धि, बॉडी किग्नेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता एवं सावधानीपूर्वक वस्तुओं का उपयोग करने की क्षमता। शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता एवं सावधानीपूर्वक वस्तुओं का उपयोग करने की क्षमता। संगीतक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, तारतम्य, पिच और लय को पृथक्करण करने एवं संगीतज्ञ सामर्थ्य, म्यूजिकल कॉम्पिटेंस विकसित करने की क्षमता। वैसे नाम से पता चल रहा है ना। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि और व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने की, उनमें विभेद करने की क्षमता। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं को समझने की क्षमता। गार्डनर का यह भी मानना है कि हर व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है, पर कुछ कारणों की वजह से कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। यह सातों बुद्धि एक दूसरे से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करती है, अर्ध स्वायत्त तंत्र में कार्य करती है, परंतु किसी मस्तिष्क की क्षति, ब्रेन डैमेज होने के कारण किसी एक तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त हो सकती है, पर उसका असर अन्य बुद्धि पर नहीं पड़ता। बुद्धि का आकलन, बुद्धि का आकलन, मानसिक आयु, मानसिक आयु, व्यक्ति की आयु को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया है ना। तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज और मानसिक आयु, मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, तैथिक आयु और मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज। तैथिक आयु किसे को बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज किसे बोलते हैं? तैथिक आयु, मेंटल एज। ठीक, आपकी कक्षा में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थियों की सूची बनाइए। इन सूची में से 3 विद्यार्थियों को आप बुद्धिमान क्यों मानते हैं? कथन पर 5-5 फैक्ट लिखिए। आपके अनुसार बुद्धिमान व्यक्तियों में क्या क्या गुण होने चाहिए? लिखिए। उपरोक्त 3 प्रश्नों के उत्तर को अध्यापक तथा सहयोगियों के साथ समय पर चर्चा करें। व्यक्ति को जन्म से लेकर आज तक के समय को तैथिक आयु कहा जाता है। तैथिक आयु, जन्म से लेकर आज तक के समय को तैथिक आयु कहा जाता है। इसे व्यक्ति की वास्तविक आयु भी कहा जाता है, जो जन्म के दिन से प्रारंभ हो जाती है। ठीक। मानसिक आयु, दूसरे प्रकार की आयु, जिसके संदर्भ में टुकमैन ने 1975 ने कहा है कि इसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के औसतन निष्पादन के साथ तुलना करके प्राप्त किया जाता है। टुकमैन, अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो व्यक्ति की बुद्धि को मंद समझा जाएगा। ठीक, जब व्यक्ति की आयु तैथिक आयु से अधिक होती है तो व्यक्ति की बुद्धि तीव्र मानी जाती है
और जब मानसिक और वास्तविक आयु समान होती है तो व्यक्ति की बुद्धि सामान्य समझी जाती है। इसी आधार पर व्यक्ति की मानसिक आयु का आकलन किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए मानसिक आयु और तैतिक आयु के अनुपात को 100 से गुणा किया जाता है। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के लिए मानसिक आयु तैतिक आयु के अनुपात 100 से गुणा किया जाता है। सूत्र के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे तैतिक आयु यानी वास्तविक आयु इंटू 100 MA बटे CA इंटू 100। कहते तरह की सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 100 होती है। MA बटे CA इंटू 100 और यही क्वेश्चन आया है ज़्यादातर। बताइए बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग मानसिक अस्पताल या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन क्लिनिकल असेसमेंट करने तथा शोध कार्यों में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जा सकता है। बुद्धि को मापने हेतु व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, बैचलर मापनी, गुड एनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण, गुड एनफ हैरिस ड्राइंग इमेंट टेस्ट आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि परीक्षण की प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित है। बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग मानसिक अस्पताल या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन क्लिनिकल असेसमेंट करने तथा शोध कार्यों में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जा सकता है। बुद्धि को मापने हेतु व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, बैचलर मापनी, बैचलर स्केल, गुड एनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण, गुड एनफ हैरिस ड्राइंग इमेंट टेस्ट, गुड एनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि परीक्षण की प्रमुख उपयोगिताएं निम्नलिखित है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस लेवल। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन बुद्धि परीक्षण की स्तर उपयोगिता को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के वर्तमान अंतः शक्ति यानी कि करंट पोटेंशियल को ज्ञात कर उसके आधार रेखा बेसलाइन मानकर उसकी वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी मदद से व्यक्ति की समस्याओं के बारे में प्राकल्पना हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस लेवल। शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन, प्रेडिक्शन ऑफ एकेडमिक सक्सेस। छात्रों की शैक्षिक सफलता के बारे में पूर्व कथन करने हेतु कई सारे बुद्धि परीक्षण जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, बैचलर मापनी आदि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक सफलता के बारे में पूर्व कथन करने हेतु कई सारे बुद्धि परीक्षण, ठीक, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण और बैचलर मापनी किया जाता है। संप्रदात्मक रूप से कॉन्सेप्ट यूली समरूप इंडायरेक्टली न होने के बाद भी बुद्धि परीक्षण के प्राप्तांकों एवं स्कूल के शैक्षिक निष्पादन एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच घनिष्ठ धनात्मक सहज संबंध पॉजिटिव करेक्शन है। अतः यह देखा गया कि यदि बौद्धिक क्षमता का स्तर उच्च है तो उसके फलस्वरूप शैक्षिक निष्पादन का स्तर भी ऊंचा होगा। परंतु अगर ऐसा नहीं होता तो मनोवैज्ञानिक इस अंतर को समझने हेतु उसकी प्राकल्पना बनकर उसका अध्ययन करते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण और बैचलर मापनी।
अब आ रही है सांवेगिक बुद्धि। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि उसकी सफलताओं और उपलब्धियों का आधार होती है। सफलताओं और उपलब्धियों का आधार होती है। जैसे जितनी अधिक बुद्धि लब्धि उतनी ही अधिक उपलब्धियाँ। पर वर्तमान में हुए आधुनिक शोधों से यह साबित हो गया कि व्यक्ति के जीवन की सफलताओं का केवल 20% कारण बुद्धि लब्धि है, बाकी 80% कारण सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। यार ये जा रहा है यहाँ से ये कट रहा है। सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया। इसका तात्पर्य जीवन के सांवेगिक पहलू से संबंध क्षमताओं के एकीकरण से होता है। सांवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार माना गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा निम्नलिखित है। मे और सेलोवी के अनुसार, ये इंग्लिश है, अब गलत आने लग गया है, के अनुसार संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेग के प्रति पहुंच बनाने एवं उसे उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन में मदद हो सके। संवेग एक संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके ताकि सांवेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। रोचेस्ट विश्वविद्यालय। कमजोरियाँ। समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता। इसमें त्रुटि है यार कुछ प्रिंट में, यानी इस प्रिंट में त्रुटि है पुस्तक में। चल ना अपन यहाँ से यहाँ तक करते हैं बस। सांवेगिक बुद्धि तक करते हैं इसको, और में देखते हैं अगर बढ़िया मिल जाती है तो कोई पीडीएफ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।